आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में। यह जानने की कोशिश करेंगे कि हाइड्रोजन एटम के लिए लाइन स्पेक्ट्रम कैसा होगा। इस एक्सपेरिमेंट को कराने के लिए हाइड्रोजन गैस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया जाता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराने से ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं हाइड्रोजन एटम में। अब होता यह है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के दौरान इन हाइड्रोजन एटम्स को एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और अब इनके एटम्स को हम मैग्नीफाई करके देखने की कोशिश करेंगे कि यहां से मिलने वाली एनर्जी से हाइड्रोजन के एटम पर क्या फर्क पड़ता है। होता यह है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के दौरान मिलने वाली एनर्जी से पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टूटता है एटम के रूप में। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं उनके डिफरेंट शेल में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से मिलने वाली एनर्जी से हर एक हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन अपने हायर शेल में जम कर जाता है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम में केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हम एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। यहां पर एक बात आपको समझना जरूरी है। आगे चलने से पहले समझना यह जरूरी है कि आपने पढ़ रखा है कि हाइड्रोजन एटम के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए आप यह सोचते हैं कि हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन तो केवल एक ही ऑर्बिट होगा। सिर्फ आप सिंगल ऑर्बिट की बात सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके पास न्यूक्लियस के चारों ओर घूमने के लिए कई सारे ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं। मेरी बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, मेरे साथ साथ देखिए। होता क्या है, किसी भी एटम के पास चाहे हाइड्रोजन ही क्यों ना हो, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके चारों ओर बहुत सारे ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं। इनफाइनाइट ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के घूमने की गुंजाइश होती है। यह अलग बात है कि इस हाइड्रोजन चूंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हाइड्रोजन पहले शेल में ही पाया जाता है। और भी शेल्स हैं, लेकिन उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और भी शेल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं और भी, लेकिन उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। आइडियल लैंग्वेज में कहा जाता है कि हाइड्रोजन ही नहीं, हर एटम के लिए इनफाइनाइट ऑर्बिट्स अवेलेबल होते हैं। कितने? इनफाइनाइट ऑर्बिट्स, बहुत बड़ी संख्या में इनफाइनाइट ऑर्बिट्स अवेलेबल हैं चारों ओर घूमने के लिए। लेकिन आइडियली आप समझिएगा, ये आइडियल लैंग्वेज है। आइडियल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट ऑर्बिट्स। लेकिन इन रियल जो हम कहते हैं, रियल जो हम देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो रियल में मैक्सिमम 7 ऑर्बिट्स पॉसिबल होते हैं। 7 ऑर्बिट्स किसी भी एटम के लिए पॉसिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ना कि ये शेल्स जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 के बाद क्या होता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है। इतना कम हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों चक्कर लगाएगा, इसकी गारंटी नहीं रह पाती है। मेरी बात समझिएगा। होता क्या है कि 7 ऑर्बिट्स तक ही मैक्सिमम पॉसिबल है। आइडियली हम कहते हैं कि इनफाइनाइट ऑर्बिट्स और भी ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि 7 ऑर्बिट्स के बाद न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कमजोर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर फ्री हो जाते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम हम 7 ऑर्बिट्स तक ही बात करते हैं। हाइड्रोजन के लिए भी हम देखते हैं। अब यही बात हम यहां पर लेकर के आएंगे। हमने देखा क्या? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से एनर्जी मिली। मैंने बोला ना, यहां पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से कौन सी एनर्जी मिली? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में एनर्जी मिली। यहां इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ, मेरी बात समझे, इसी रीजन में हमें फोकस करना है। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिल रहा है। अब ये रेडिएशन क्या करता है? पहले तो ये एनर्जी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ा एटम के रूप में, अब इस एटम को एक्साइट करेगा। कैसे? आप जानते हैं, ये जो रेडिएशन है इसको हमें पैकेट्स के रूप में इमेजिन करना है। मैंने आपको बताया था ना कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरैक्शन इलेक्ट्रॉन या इस तरीके के एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल से होता है, जब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इंटरैक्शन इलेक्ट्रॉन या इस तरीके के एटॉमिक पार्टिकल्स दूसरे एटॉमिक पार्टिकल से जब इनका इंटरैक्शन होता है, तो इसको हम पार्टिकल के रूप में महसूस करते हैं। एनसीईआरटी ने क्लियर कट लिखा है, आप पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि क्या होता है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरैक्शन
इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल से होता है तो इसको हम पार्टिकल के जैसे रेडिएशन को फील करते हैं। तो होता क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर पे समझा रखा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो पैकेट्स हैं इनमें से कुछ स्पेसिफिक पैकेट्स को चुराते हैं इलेक्ट्रॉन्स और अपने हायर शेल में जंप कर जाते हैं। देख रहे हैं ये हायर शेल में क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। कौन सा पैकेट चुराएगा, जो इसके एनर्जी गैप को पूरा करा दे। मैंने आपको बताया था ना, ये अगर इसको हम लास्ट टर्म पे डिस्कस कर चुके इसलिए हम बार बार हम नहीं बोलेंगे, पिछले आप मेरे लेक्चर को देखेंगे आप समझ जाएंगे। होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जब जंप करता है तो जो एनर्जी का गैप होता है इनके बीच का, उस गैप को पूरा कराने के लिए जिस पैकेट में एनर्जी होती है उस पैकेट को चुरा लेता है। मान लीजिए यहां से यहां तक की गैप थी 40 यूनिट की, मान लीजिए यहां पर, मैं हाइपोथेटिकल डेटा बोल रहा हूं, मान लीजिए यहां पर एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है -30 और यहां पर एनर्जी है -10, ठीक है। अब ये माइनस में क्यों दिखा रहा हूं, इस चीज को आप इस तरीके से समझेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है, अभी अगर आप समझ लेंगे यहां माइनस में क्यों मैं शो कर रहा हूं, तो आगे आपको बोर्स का एटॉमिक मॉडल समझना आसान हो जाएगा। पूरी केमिस्ट्री का यह खेल समझ में आ जाएगा कि ये एनर्जी लेवल्स जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी मैंने नेगेटिव में बोला है वो क्यों नेगेटिव में बोल रहा हूं। एक्चुअली आप जानते हैं कि जब कोई किसी से प्रेम करता है तो वो बर्बाद हो जाता है। बात समझ रहे होंगे ना। हमारी सोसाइटी में क्या होता है, जब कोई किसी से प्रेम करता है तो वो बर्बाद होता है। कैसे होता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, वो उसके प्यार में खुद ब खुद चला जाता है, वो खुद से चला जाता है, वो उसके करीब खुद जाता है। तो क्या पेरेंट्स उसके लिए पैसे देते? नहीं, अपने पैसे खुद बर्बाद करता है वो। तो होता क्या है, वो पर्सन माइनस में चला जाता है। सही बात है ना। मान लीजिए किसी को किसी से प्यार हो गया तो अपने पैसे बर्बाद करके उसके पास पहुंचेंगे, अल्टीमेटली उनका स्टेट क्या होगा, नेगेटिव में चले जाएंगे। वही बात होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन कभी ना कभी बहुत फ्री रहा होगा, समझ रहे हैं। ऐसा मानते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है कभी बहुत फ्री रहा होगा, लेकिन जब इस एटम को बनाने के दौरान जब ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में आया और न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाने लगा, यानी न्यूक्लियस से जब ये प्यार करने लगा, तो इसने अपनी एनर्जी कभी खर्च करके यहां इस एटम को बनाने के लिए आया होगा। मेरे साथ साथ इमेजिन करें, केमिस्ट्री में इमेजिनेशन बहुत जरूरी होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली आवारा की तरीके से एक रैंडम मोशन कर रहा होता है, एक से इधर से उधर एक रैंडम मोशन कर रहा होता है, तो उस समय इसकी एनर्जी जीरो होती है। लेकिन जब वो इस इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में जब चक्कर लगाने लगता है तो उस समय चूंकि अट्रैक्शन में खुद आता है तो ये अपनी एनर्जी बर्बाद करके यहां तक आता है, ऐसा मानते हैं। तो जब कोई किसी की एनर्जी जीरो है तो उसको बर्बाद करेगा तो कहां चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो यहां पर एनर्जी नेगेटिव है। फिर से जब इसके प्यार से जब दूर भागेगा, यानी न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से जब ये दूर भागेगा, तो ये धीरे धीरे किस स्टेट में जाएगा, पॉजिटिव की ओर, यानी कम नेगेटिव होने लगेगा। तो होता क्या है, ये दूर कैसे भाग सकता है, जब कोई बाहर से एनर्जी देगा, वरना वो तो इसके प्यार में क्या है, माइनस में जा चुका है। तो दूर ले जाने के लिए यहां से एनर्जी मिलती है। फिर क्या होता है, ये ऐसा प्रेमी है जिसको अगर आप देखेंगे तो आप बहुत मजा आएगा देख करके। यहां पर आप देखें तो आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करके जाता है, हायर शेल में जाता है, लेकिन फिर से इसको न्यूक्लियस का प्यार हो जाता है। वो दोबारा इसको लगता है कि मैं न्यूक्लियस से दूर रह नहीं सकता। तो ये करता क्या है, यहां पर इसने शुरुआती दौर में तो इसने पैकेट चुराया है। मैंमें आपको बताया था यहां पैकेट्स में हर एनर्जी के लेवल की वैल्यू यहां अवेलेबल होती है, हर एनर्जी वैल्यू का पैकेट यहां पर अवेलेबल है। लेकिन ये चुराएगा कौन सा, केवल 20 यूनिट वाला, जो इसको ऊपर जंप करा सके। ये सब हाइपोथेटिकल बात मैं बता रहा हूं, ये हाइपोथेटिकल डेटा है। 20 वाले को जंप की मदद से जंप कर गया। अब आप कहोगे कि यहां क्यों नहीं जंप किया, यहां भी जंप कर सकता है, जंप यहां भी कर सकता है, कहीं पर भी जंप कर सकता है। अगर एनर्जी यहां से यहां तक की मिली तो यहां से यहां जंप करेगा, एनर्जी यहां से यहां मिली तो यहां से यहां जंप करेगा। अगर एनर्जी और ज्यादा मिली तो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा जंप कर सकता है। एनर्जी के गैप के बराबर, एनर्जी लेवल के गैप के बराबर एनर्जी इसको मिलनी चाहिए, जंप करेगा। और यहां पर 20 यूनिट का इसने एब्जॉर्ब करके यहां से यहां जंप किया। थोड़े ही देर बाद इसको लगता है कि उससे गलती हुई है, ये वापस लौट आ जाता है। ये अपने वापस शेल में वापस लौट आता है 10⁻⁻8 सेकेंड में। बहुत ही थोड़ी देर में ये तुरंत वापस लौट आता है और इस दौरान जिस पैकेट को ये चुराए हुए होता है उसी पैकेट को ये रिलीज कर देता है। 20 यूनिट का पैकेट दोबारा ये रिलीज कर देता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब किया या जी इसने जो ये इमिट किया, ये बड़े ही फिक्स फ्रीक्वेंसी या फिक्स एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। क्या मैंने आपको बोला, ये जो पैकेट्स होते हैं बहुत ही
फिक्स एनर्जी के होते हैं, फिक्स्ड एनर्जी के ये पैकेट्स होते हैं। फिक्स्ड एनर्जी यानी E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, यानी E अगर फिक्स है तो न्यू भी क्या होगा, फिक्स होगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि फिक्स्ड एनर्जी अगर कह रहे हैं तो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के उस पैकेट को चुराएगा जो एक फिक्स वैल्यू रखता है, उसी पैकेट को चुराएगा, बाद में उसी पैकेट को ये रिलीज करता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन्स के पाथ फिक्स हों। कहीं पर भी आप इस एक्सपेरिमेंट को कराएं, चाहे अर्थ पर हाइड्रोजन के साथ अगर ये एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, तो हमेशा, मैं हाइपोथेटिकल डेटा यहां बोल रहा हूं, तो ये अगर ये हाइपोथेटिकली अगर ये 20 यूनिट का पैकेट यहां चुरा रहा है, तो मार्स पर भी अगर ये एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा तो वहां पर भी 20 यूनिट का ही पैकेट चुराएगा और वही 20 यूनिट का पैकेट ये रिलीज करेगा। यानी हर बार हाइड्रोजन का ये जो एक्सपेरिमेंट है ये एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का होगा। मैंने कहा यहां से यहां जाने के लिए, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, तो यही बात लोगों ने कहा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए उसने जंप यहां से यहां किया, मान लीजिए यहां मैंने आपसे कहा था -30 -10 मैंने बोला, यहां पर मैं आपसे कह रहा हूं कि -25 है ना, क्योंकि ये मैं कह रहा हूं कि इस शेल की एनर्जी -30 था, यहां पर कितना है, मैं आपको बताता हूं, यहां पर -15 मान लेते हैं, -15 यूनिट इस सेकेंड शेल की एनर्जी है। तो अगर वो यहां से यहां जंप करेगा किसी भी एक्सपेरिमेंट में, तो 15 यूनिट वाला पैकेट चुराएगा। कितने यूनिट वाला? अगर मान लीजिए यहां मैंने -15 यूनिट अगर इस पैकेट की एनर्जी कहा है, तो वो पैकेट चुराएगा जो 15 यूनिट एनर्जी का होगा, उसी को चुराएगा और उसी को वापस रिलीज करेगा। यहां पर इसी जोन में आप फोकस करिएगा तो आप समझ पाएंगे। मैंने कहा अगर एनर्जी 15 यूनिट है तो उसी पैकेट को ये चुराएगा और उसी पैकेट को वो रिलीज करेगा। तो इस तरीके से इसके पास जैसी संभावना रहेगी वैसा पैकेट चुरा करके फिर ये वापस आएगा। यानी अगर ये जंप यहां से यहां किया तो 15 का ऑप्शन आएगा या फिर 20 का ऑप्शन आएगा अगर वो यहां से यहां, यानी कुछ ही केवल फिक्स फ्रीक्वेंसी है। अगर कुछ और हायर लेवल पर गया तो कुछ और हायर लेवल की फ्रीक्वेंसी चुराएगा। ले देकर के हाइड्रोजन केवल कुछ फिक्स ट्रांजिशन ही कर सकता है। मतलब समझ रहे हैं ना, मेरी बात बार बार समझिए, जितनी आपके दिमाग में चल रही होंगी चीजें सबको एक बेसिक लेवल पर मैं समझा रहा हूं। यहां से यहां गया तो एक फिक्स वैल्यू चुराया, यहां से यहां गया तो दूसरी फिक्स वैल्यू चुराया, यहां से यहां जाएगा तो तीसरी फिक्स वैल्यू रहेगी। 2 ही 3 इसके पास फिक्स वैल्यू होती हैं। तो इस तरीके से पता चला कि हाइड्रोजन एटम इस दौरान जब ये एब्जॉर्ब करता है, जब हाइड्रोजन एटम इस एक्सपेरिमेंट के दौरान या तो जब पहले एब्जॉर्ब करता है और बाद में एमिट करता है, किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। कैसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? कुछ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू रखने वाली है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, फिक्स फ्रीक्वेंसी, फिक्स वैल्यू वाली ये रेडिएशंस की लाइंस को ये एमिट या एब्जॉर्ब करता है। तो ये फिक्स वैल्यू होती हैं। अब जैसे यहां पर देखिए ना, इसी एक्सपेरिमेंट में सिंगल हाइड्रोजन के लिए हमने कहा 2 ही 3 ऑप्शन है, 15 है या तो 25 है। अब जैसा ट्रांजिशन होगा उस आधार पर यहां पर तय किया जाएगा कौन से पैकेट उसने चुराए हैं। अब यहां पर क्या है, अगर इस फ्रीक्वेंसी को अगर हमें पता लगाना है, मान लीजिए ऐसे ही इसमें तीसरा भी आप जोड़ लीजिए, मान लीजिए तीसरा अगर यहां से यहां जंप किया तो मान लीजिए मैं हाइपोथेटिकल कह रहा हूं 28 यूनिट का पैकेट चुराएगा। मान लीजिए ये यहां से यहां जा रहा हो, थोड़ा सा और इसको मैग्नीफाई कर दिया, मान लीजिए यहां से यहां जाना हो और ऊपर जाना हो, 28 यूनिट का पैकेट चुराना हो। तो इस एक्सपेरिमेंट को, इन फ्रीक्वेंसीज को, ये जो फिक्स्ड एनर्जी मैंने आपको बताया, पहले मैंने बोला फिक्स एनर्जी, तो इन एनर्जी को पैकेट्स को चुरा रहा है, यानी फिक्स फ्रीक्वेंसी। एच तो कांस्टेंट है ना, तो अगर एनर्जी पता चल गया तो न्यू हम पता लगा सकते हैं। तो एनर्जी की मदद से हम उस फिक्स फ्रीक्वेंसी का पता लगा सकते हैं। तो इससे हमें फिक्स फ्रीक्वेंसी का हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उस फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए या तो हम एब्जॉर्प्शन के दौरान हम देखें किस पैकेट को चुराया गया है, या फिर हम ये देखें कि एमिशन के दौरान किस पैकेट को रिलीज किया गया है। ये दोनों ही ऑप्शन है हमारे पास। तो होता क्या है, आप या तो उस समय एक्सपेरिमेंट कराएं जब ये पैकेट को चुरा चुरा करके कूद रहा है, एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, जब ये कूद करके यहां से यहां जा रहा है, या फिर यहां से यहां जा रहा है, या तो यहां से यहां जा रहा है। या तो आप एब्जॉर्प्शन के द्वारा इस एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं, या फिर एमिशन के दौरान आप फोकस करिए। एमिशन के दौरान इन्हीं सारी चीजों की स्टडी कब करिए आप? एमिशन के दौरान, जब ये वापस लौट हो रहे हों। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि एब्जॉर्प्शन की बजाय हम क्या करेंगे, एमिशन के एक्सपेरिमेंट करेंगे। किसके एक्सपेरिमेंट? एमिशन, जब ये वापस लौटते हैं। समझ गए? तो हम आगे जो भी हम पढ़ते हैं, देखिए पढ़ने का तरीका दोनों बातें सेम है। जो एब्जॉर्ब करेगा उसी को ये एमिट करता है।
लेकिन यहां पर क्या तरीका एक ही अपनाना होगा, या तो पढ़ते समय आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के माध्यम से आप इस पूरी कहानी को समझें, या एमिशन के द्वारा। तो हम एमिशन के द्वारा एमिशन के समय होने वाले एक्सपेरिमेंट को हम ज्यादा महत्व देते हुए इस बात को समझते हैं, ये चीज है। अब मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, आप जानते हो ना, ये क्या हुआ, जब ये वापस लौटते हैं तो एनर्जी इमिट करते हैं, ये बात तो आपको पता है। एनर्जी इमिट करते हैं तो क्या हुआ, E इज इक्वल टू एच न्यू हो गया, है ना। तो अगर फिक्स एनर्जी है, बात समझिएगा बेटा, फिक्स्ड अगर एनर्जी है तो उसी की मदद से, ये तो हो गया आपका कांस्टेंट, तो क्या कह सकते हो आप, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी कह सकते हो। फिक्स्ड एनर्जी है तो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं न्यू की जगह आप ओपन करिए तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए, आप जानते हो ना, ये दोनों ही वैल्यूज कांस्टेंट हैं, H और C। तो आप ये भी कह सकते हैं फिक्स वेवलेंथ, आप क्या कह सकते हैं, फिक्स्ड वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करेगा। तो आप ये कह सकते हैं ना कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या होगा, फिक्स्ड एनर्जी के रेडिएशन इमिट होंगे, या फिर फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन इमिट होंगे, या फिर फिक्स्ड वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट होगी। इस तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं। अब यहां पर आपको अभी मैंने क्लियर कराया था ना कि हाइड्रोजन के पास भले ही, आप इस एक्सपेरिमेंट को देखें, हाइड्रोजन के पास भले ही सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, बात समझिएगा, हाइड्रोजन के पास भले ही सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन एक ही है, लेकिन मैंने आपसे बोला ना कि उस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए बहुत सारे शेल अवेलेबल हैं, बात समझिएगा। यहां तक केवल फोकस करें आप, देखिए हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसको घूमने के लिए कितने सारे शेल अवेलेबल हैं, इनफाइनाइट। बात यह होता है कि इस बात का एक सबसे बड़ा आपको प्रूफ ये मिलता है कि सन के पास हाई एनर्जी होती है। सन के पास जो हाइड्रोजन एटम पाए जाते हैं, सन में जो हाइड्रोजन एटम पाए जाते हैं, उनके पास हाई एनर्जी होती है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन पहले शेल में पाया ही नहीं जाता, ये इलेक्ट्रॉन परमानेंटली सेकंड शेल में रहता है। मेरी बात समझ रहे हैं? सन के पास इतनी गर्मी है, इतनी एनर्जी है कि उसके हाइड्रोजन एटम में पहला इलेक्ट्रॉन पहले शेल में न रह करके हायर स्टेट में रहता है, सेकंड शेल में रहता है। यही वजह है कि जब आप सन के हाइड्रोजन एटम पर जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की जंपिंग, जैसे यहां पर देखिए, ये मैंने एक्सपेरिमेंट जो कराया था, चाहे एब्जॉर्प्शन का हो, आप देखें यहां पर एब्जॉर्प्शन का है, तो मैं कह रहा हूं ना, इलेक्ट्रॉन्स कहां से कूद रहा है, पहले शेल से कूद रहा है। आप देख पा रहे हैं ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे कूद रहा है बेटा, पहले शेल से कूद रहा है। एब्जॉर्प्शन पहले शेल से हो रहा है, एमिशन के दौरान ये कहां लौट रहा है, पहले शेल में लौट रहा है। लेकिन जब आप सन के हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन चूंकि परमानेंटली सेकंड शेल में रहता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन जब एब्जॉर्प्शन करता है तो सेकंड शेल से एब्जॉर्प्शन करता है, सेकंड शेल से कूद करके यहां जाएगा, सेकंड शेल से कूद करके एब्जॉर्ब करके ऊपर भागेगा, यहां सेकंड शेल से वापस कूदता है। जब वापस लौटता है तो भी सेकंड शेल में ही वापस लौटता है, ये पहले शेल तक जा ही नहीं पाता। इतनी ज्यादा एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास कि पहले शेल में रहेगा ही नहीं। यही वजह है कि जब इन स्पेक्ट्रम की स्टडी की गई, स्पेक्ट्रम जब ये रेडिएशन, मतलब समझ रहे ना, जब ये इमिट होने वाले रेडिएशंस की जब स्टडी की गई, मैंने आपको बताया था ना, चाहे आप स्टडी करो एब्जॉर्प्शन के माध्यम से, चाहे आप स्टडी करो एमिशन के माध्यम से, तो एमिशन के माध्यम से हम स्टडी करते हैं, हम ये ऑप्शन चूज करते हैं। तो जब ये इमिट होने वाले रेडिएशंस की स्टडी को बामर ने किया, बामर ने एमिशन के दौरान रिलीज होने वाले रेडिएशन के वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला देखा। बामर ने रिलीज होने वाले रेडिएशन के वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला देखा। इसमें इन्होंने एक जनरलाइज फार्मूला बनाया, एक फार्मूला उन्होंने देखा, जिस फार्मूले को उन्होंने डिराइव किया तो उसमें वैल्यू मिली 1/लैम्डा, जिसमें ये वेवलेंथ को बताता है। लैम्डा मींस क्या, वेवलेंथ। 1/लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार, इसको कहते हैं वेव नंबर, इसको क्या कहते हैं, वेव नंबर, आप एनसीईआरटी में पढ़े हैं। और इज इक्वल टू आर, आर मींस क्या, रेडबर्ग कांस्टेंट, ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर पर सेंटीमीटर। और इस फार्मूले की मदद से वो इमिट होने वाले वेवलेंथ की वैल्यू को ये कैलकुलेट करते थे, बामर। कौन कैलकुलेट करते थे, बामर।
और इस तरीके से उन्होंने सन, ये एक्सपेरिमेंट कहां किया था? तो उन्होंने सन के हाइड्रोजन एटम के लिए किया था। बाद में चल करके रिडबर्ग ने इसको ओपन किया, उनके इस एक्सपेरिमेंट को खोला, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली ये जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सन के लिए सही है, क्योंकि यहां पर ये एमिशन स्पेक्ट्रम का आपने फार्मूला बनाया है जिसमें इलेक्ट्रॉन हायर शेल से, बात समझिएगा, अभी मैं इस एक्सपेरिमेंट को और बेहतर तरीके से आपको समझाता हूं। ये जो फार्मूला बामर ने पाया था, ये फार्मूला एक्चुअली था क्या, उस चीज को अभी मैं आपको समझाता हूं। और बामर ने ये जो आपके सामने जो फार्मूला ओपन किया, बामर ने जो दुनिया के सामने फार्मूला लाया, उस फार्मूले को हम और कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए अभी मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं। ठीक है, अभी हम कुछ तरीके समझेंगे। बाद में चल करके रिडबर्ग ने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को ओपन किया और उन्होंने कहा कि एक्चुअली बामर जो बात बताए हैं वो बात सही है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का दूसरा भी पहलू है जिसके बारे में बामर को नहीं पता था। यहां पर अब आप इधर फोकस करें। ठीक है, बामर के एक्सपेरिमेंट के दौरान हुआ यह था, बामर ने एमिशन स्पेक्ट्रम की स्टडी किया था, उसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा सेकेंड शेल पर, हायर शेल से लौट करके कहां पर आता था? सेकेंड शेल में। तो यहां पर बामर का जो फार्मूला है उसमें इलेक्ट्रॉन वापस लौट करके कहां पर आता था? सेकेंड शेल में। और इस दौरान जो रेडिएट होने वाली जो रेडिएशन थी वो विजिबल रेडिएशन होती थी। क्या होती थी? विजिबल रेडिएशन होती थी। बामर के एक्सपेरिमेंट में जो भी उन्होंने स्टडी किया था एमिशन स्पेक्ट्रम का हाइड्रोजन एटम के लिए, उसमें जब भी इलेक्ट्रॉन हायर शेल से जंप करके लौटता था तो सेकंड शेल में लौटता था, और भी ऊपर हो सकता है, और कहीं से भी कूद के, और ऊंचाई से भी कूद के आएगा तो सेकंड शेल में ही लौटेगा। और रेडिएशन जो एमिट होती थी विजिबल रेडिएशन होती थी। तो ये फार्मूले में साइंटिस्ट ने कहा कि एक तो है हायर शेल, एक क्या है? हायर शेल, और दूसरा है इसमें लोअर शेल। लोअर शेल 2 है, हायर सेल हो सकता है 3 हो, हायर सेल हो सकता है 4 हो, हायर सेल हो सकता है 5 हो, हायर सेल हो सकता है 6 हो, हायर सेल हो सकता है 7 हो, कुछ भी हो सकता है, हायर शेल कुछ भी हो सकता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था बामर का, वो एक्चुअली ये था। और बामर के इस एक्सपेरिमेंट के दौरान यहां देखिए ये 2 जो है ये लोअर शेल है जहां पहुंच रहा है, और ये हायर सेल n मतलब क्या? कुछ भी वैल्यू, जो 2 से ऊपर की कोई भी वैल्यू हो सकती है, जहां से उड़ करके, मींस जहां से ऊपर से नीचे आएगा। तो n की वैल्यू हो सकती है 3, 4, 5, कुछ भी हो सकती है। बात समझ गए? इसी तरीके से जब बामर का हुआ तो बामर ने अपने एक्सपेरिमेंट में विजिबल रेडिएशंस को देखा था। किसको देखा था? विजिबल रेडिएशंस को देखा था। बाद में इस एक्सपेरिमेंट को जब जनरलाइज किया गया तो देखा गया हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के लिए तमाम इनविजिबल रेडिएशन भी निकलती हैं। क्या होती हैं? तमाम इनविजिबल रेडिएशंस भी निकलती हैं जिसको उस समय महसूस नहीं किया जा सका था। तो बामर में तो इनविजिबल रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन था, बाद में तमाम इनविजिबल रेडिएशन के भी एक्सपेरिमेंट हुए। जैसे लाइमन ने खोजा लाइमन सीरीज। क्या खोजा? लाइमन सीरीज खोजा। लाइमन सीरीज में क्या होता था? हायर शेल से जब भी लौट करके आते थे ये 1 नंबर मींस फर्स्ट सेल में वापस लौट करके आते थे। लाइमन हो गया। ऐसे बामर ने ये एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें विजिबल रेडिएशन था। ये लाइमन सीरीज में जब भी रेडिएशन इमिट होती थी तो वो यूवी रेज के रूप में इमिट होती थी। किसके रूप में? यूवी रेडिएशन इमिट होती थी, यूवी रेज इमिट होते थे। लाइमन हो गया, बामर हो गया। फिर क्या हुआ? पास्चन ने फिर अपनी बात बताई। पास्चन ने, उन्होंने कहा कि जब भी हायर शेल से, उनके लिए क्या था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट को और एक्सपेंड किया, थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन ना हो तो आप देखें यहाँ पर पास्चन ने ये किया और हायर शेल बनाए, और उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब भी जंप करके आएंगे तो थर्ड शेल पर आएंगे। पहले शेल पर लौट करके आते थे, आप यहाँ दिखाएं, फिर सेकंड शेल में, अब क्या 1, 2, 3 थर्ड शेल में लौट करके आ रहे हैं। तो ये पास्चन ने खोजा था। अब की बार जो रेडिएशन इमिट हो रही थी वो किस रेंज की हो रही थी? इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट हो रही थी। ऐसे ही लाइमन, बामर, पास्चन। फिर क्या हुआ? ब्रैकेट ने कहा, ब्रैकेट और ऊपर निकल गए, है ना। इन्होंने कहा जब भी इलेक्ट्रॉन वापस लौटते हैं तो फोर्थ सेल में पहुंचते हैं, 1, 2, 3, 4। जब भी इलेक्ट्रॉन वापस लौटते हैं तो फोर्थ सेल में वापस लौटते हैं, और इसको इन्होंने कहा था ये रेडिएशन इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं। ऐसे फंड होता है, उसमें फिफ्थ शेल में लौटने की बात कही गई थी। किसमें? फिफ्थ, 1, 2, 3, 4, 5। तो हायर शेल से फिफ्थ शेल में लौटने की बात कही गई थी। ये भी इंफ्रारेड रीजन में था। तो इस तरीके से सभी ने एमिशन स्पेक्ट्रम को ही समझाया, और बाद में चल करके बामर ने जो शुरू किया था उसमें एमिशन में क्या उन्होंने देखा था कि कहीं से भी लौट करके आता था सेकंड शेल पे। लेकिन जब इसको रिडबर्ग ने जनरलाइज किया इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को देख करके, तो उन्होंने कहा जनरलाइज फार्मूला तो ये होना चाहिए कि
वही फार्मूला जनरलाइज होकर के होना चाहिए 1 बाई लैम्डा न्यू बार इज इक्वल टू आर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ये n क्या है? लोअर शेल है जहां पर वो लौट करके आ रहा है। n2 क्या है? हायर शेल है। अब इसमें क्या रखेंगे? लाइमन सीरीज के लिए ये वैल्यूज आपको पता होना चाहिए ना। n1 क्या हो जाएगा लाइमन सीरीज के लिए? बताइए ना। लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू हो जाएगी 1, n2 कुछ भी हो सकता है, इससे ऊपर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही बामर सीरीज के लिए n1 कितना होगा बताइए ना? 2 होगा। n2 क्या होगा? 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। पास्चन के लिए लाइमन बावर पास्चन, इसके लिए क्या होगा? n3 क्या सॉरी n1 कितना होगा? 3 होगा। n2 कितना होगा? 4, 5, 6 कुछ भी। ब्रैकेट के लिए क्या होगा? n1 इज इक्वल टू 4, n2 कितना होगा? 5, 6 कुछ भी, है ना, 4 से ऊपर। फ्रंट के लिए कितना होगा? n1 इज इक्वल टू 5, n2 इज इक्वल टू 6, 7 कुछ भी, है ना। तो ये बात होगी। ये फार्मूला जो यहां पर दिया गया है वो रिडबर्ग ने दिया था हाइड्रोजन एटम के लिए, और उसने कहा था किसी भी ट्रांजिशन के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए बताया था, और उन्होंने कहा किसी भी ट्रांजिशन के लिए ये बात कही जा सकती है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें समझिएगा। बामर का जो सीरीज है, बामर का जो के लिए जो हम बामर सीरीज की जो हम बात करते हैं, उसमें क्या होता है? बामर सीरीज में हमें विजिबल रेडिएशंस देखने को मिलती हैं। कौन सी रेडिएशन? विजिबल रेडिएशंस देखने को मिलती हैं। और इससे ऊपर जो लाइमन सीरीज होती है, कौन सी सीरीज? लाइमन सीरीज में यूवी रेडिएशंस एमिट होती हैं, यूवी रेज एमिट होते हैं, जबकि नीचे के जो तीनों हैं ये इंफ्रारेड होते हैं। इस पर सवाल पूछा जा सकता है, इस दौरान जो रेडिएशंस निकलती हैं वो कैसी होती हैं। आप आगे चल करके पढ़ेंगे कि जो फार्मूला जितने भी हैं सिंगल इलेक्ट्रॉनिक एटम, आगे बामर का जब बामर नहीं, बोर के बाद जब आप पढ़ेंगे, बोर के बाद जब आगे हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे जितने भी फार्मूले हैं जो भी हम डिराइव करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन रखने वाले एटम्स पर पॉसिबल हैं। तो होगा क्या? ये जितने भी फार्मूले हैं वो हाइड्रोजन एटम पर तो अप्लाई हो ही सकते हैं, हीलियम +1 पर भी अप्लाई हो सकते हैं, लिथियम 2+ पर भी अप्लाई हो सकते हैं। जिनके पास, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके आयनाइज्ड स्टेट में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरे एटम्स के लिए, इन एटम्स के लिए फार्मूले को कहा गया, जो दूसरे आयन्स हैं उनके लिए कहा गया फार्मूला ये अप्लाई किया जा सकता है। तो इस तरीके से एक जनरलाइज्ड वेवलेंथ का फार्मूला बनाया गया। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट से एक बात दुनिया को समझ में आ गई कि जो भी चीजें हैं, इस सारी चीजों को आप नोट करते हुए चलिएगा, इस तरीके से दुनिया के सामने एक बात स्टैब्लिश्ड हो गई कि जब कभी भी ट्रांजिशंस होते हैं तो कुछ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन या तो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, अगर लोअर शेल से हायर शेल की जाएगा तो कुछ फिक्स फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, या फिर अगर हायर शेल से लोअर शेल में लौट रहा है तो कुछ फिक्स फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस एमिट किए जाएंगे। और इसी बात को समझाने के दौरान बामर ने अपनी कुछ फिक्स वैल्यूज बताई थी। फिर बाद में चल करके पूरी स्पेक्ट्रल सीरीज बनाई गई जिसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया है। तो ये पूरा का पूरा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ने इलेक्ट्रॉन के फिक्स पाथ को प्रूव कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस लगाएंगे इस पर बेस्ड, और उसके बाद हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल को डिटेल में डिस्कस करेंगे।